आखिर क्यों मोदी की गवर्नमेंट मात्र कुछ महीनों की ही बची है? नरेंद्र मोदी आखिर क्यों 2024 के इलेक्शंस के बाद भी 2025 में बीजेपी गवर्नमेंट गिर सकती है? नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। क्या 2024 के इलेक्शन जीतने के बाद भी 2025 में पीएम मोदी पीएम रह पाएंगे? और हमारे तो मुख्यमंत्री इतना बार पलटी मारे। आखिर क्यों नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी इस बिहार इलेक्शंस को बहुत ज्यादा सीरियस ले रहे हैं कि उन्होंने इतना तो नेशनल इलेक्शंस को भी सीरियस नहीं लिया था। 2024 में जब नरेंद्र मोदी 290 सीट्स के साथ पीएम बने हैं, तो क्या 2025 में राहुल गांधी फिर से पीएम बन सकते हैं? और नहीं लूट सकता हूं, इस्तीफा दे रहा हूं। क्या नरेंद्र मोदी के पास 2024 के इलेक्शन जीतने के बाद भी ये एश्योरिटी नहीं है कि वो 5 साल तक भी पीएम बने रह सकेंगे? इन्हीं सभी सवाल के जवाब मैं इसी वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। पर उससे पहले शुरू से आरंभ करते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 19 अप्रैल 2024 से, जब लोकसभा के इलेक्शंस कंडक्ट करवाने थे। और ये टोटल 7 फेजेस में होते, जो कि 1 जून 2024 को खत्म होने थे। और ऐसा ही होता है, और 4 जून 2024 को रिजल्ट भी आता है। पर ये रिजल्ट बहुत ज्यादा शॉकिंग रहता है। बीजेपी ने टोटल 240 सीट्स ली थी और कांग्रेस ने मात्र 99 सीट्स। पर शॉकिंग पार्ट ये है कि इनमें से किसी भी पार्टी ने गवर्नमेंट नहीं बनाई थी। अब इन पार्टियों में से सिर्फ एक ही ऐसी रूलिंग पार्टी बन पाती जो छोटे छोटे पार्टीज को अपने अंदर ले ले। फिर उसके बाद लोगों को पता लगता है कि नरेंद्र मोदी के साथ तो नीतीश कुमार अपनी 12 सीट्स के साथ आ रहे हैं। और ये देखने के बाद नायडू बाबू भी अपने 16 सीट्स के साथ बीजेपी में एंटर हो जाते हैं। और कुल मिलाकर ऐसे छोटे छोटे पार्टीज को अपने अंदर लेने के बाद बीजेपी 293 सीट्स के साथ रूलिंग पार्टी बन जाती है। Narendra Modi has taken the oath of office and has been sworn in for a third term as India's Prime Minister. पर यहाँ पर लोगों का प्रश्न ये आता है कि आखिर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही क्यों गए? क्योंकि अगर वो कांग्रेस में आते तो राहुल गांधी उन्हें पीएम भी बना सकती थी। तो इसका जवाब है कि 2020 में बिहार इलेक्शन के टाइम पे नीतीश बाबू को मिले थे मात्र 40 सीट्स और बीजेपी को मिले थे 74 सीट्स, जिस कारण से बीजेपी ने और नीतीश कुमार ने दोनों ने मिलकर एक गवर्नमेंट बनाई जो कि रूल करती है अभी बिहार में। और सीधा सा आंसर ये भी है कि बीजेपी ने तो ऑलरेडी उनको बिहार का सीएम बना रखा था ना, तो वो फिर कांग्रेस में आकर पीएम क्यों बनते? और ये सिर्फ अब की बारी हुआ है कि मोदी सरकार को पूरी तरह से सीट्स नहीं मिली है, उन्हें गठबंधन करने के बाद ही रूलिंग पार्टी मिली है। क्योंकि 2019 के इलेक्शंस में उनको पूरी सीट्स मिली थी और वो रूलिंग पार्टी में आए थे। पर इस बार का केस अलग था। और ये जो मिली जुली सरकार है ना, ये कभी भी टूट सकती है और शायद वो टूटेगी भी। क्योंकि अब कुछ दिन बाद 11 नवंबर 2025 को बिहार इलेक्शंस होने वाले हैं और अगर इसमें नीतीश कुमार हारते हैं तो फिर बीजेपी की सरकार पक्का गिरेगी। और ये बिहार के इलेक्शंस मोदी जी के लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि उतने तो सेंट्रल इलेक्शंस भी नहीं थे, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी हार या जीत होती है तो पूरे सरकार हिल सकती है। एक्चुअली देखो, अभी बिहार पे रूल कर रहा है एनडीए, और ये एनडीए किस किस से बना है? बीजेपी, जेडीयू, एचएएम और वीआईपी जैसे छोटे मोटे 2 और पार्टीज से, जहां पर बीजेपी के तो 74 सीट्स है और जेडीयू के 40 सीट्स है। ऐसे ही ओवरऑल सारी पार्टीज को मिलाकर नीतीश कुमार के पास 125 सीट्स है और बिहार में टोटल 243 सीट्स है। और बिहार में जीतने के लिए 122 सीट्स की जरूरत होती है, यानी कि ये 4 सीट्स नीतीश कुमार को हरा सकती है और बीजेपी की गवर्नमेंट को गिरा सकती है। हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। देखो, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है तेजस्वी यादव की, जिनको 2020 में 50 से ज्यादा सीट्स मिली थी और 2015 में इनको 80 सीट्स मिली थी, यानी कि इनके आसपास कोई भी पार्टी नहीं भटकती। और 2020 में ही कांग्रेस को 19 सीट्स मिली थी, जिससे कांग्रेस और तेजस्वी यादव ने
महागठबंधन सरकार बनाई और ओवरऑल तेजस्वी यादव के पास 110 सीट्स आ चुकी थी। देखो 2015 में बीजेपी को 53 सीट्स मिली थी और कांग्रेस को 27 सीट मिली थी बिहार में, यानी कि कांग्रेस बहुत अच्छा कर रहा था। पर 2019 आते आते सेंट्रल इलेक्शंस में बीजेपी गवर्नमेंट 303 सीट से रूलिंग पार्टी में आ जाती है, जो कि वाकई में बहुत बड़ा नंबर है। और इसी कारण से राहुल गांधी कांग्रेस से डिसअपेयर हो जाते हैं और वो कांग्रेस को छोड़ देते हैं। और सेंट्रल इलेक्शन का प्रभाव बिहार के इलेक्शन 2020 में प्रभाव पड़ा, जिस कारण से कांग्रेस को मात्र 19 सीट्स मिलती है और बीजेपी को 74 सीट्स मिलती है, जिससे कांग्रेस ने बिहार में 8 सीट को खो दिया था। पर 2024 सेंट्रल इलेक्शंस में कांग्रेस ने बहुत बड़ा कमबैक किया और उनको टोटल 99 सीट्स मिली। और ये 99 सीट्स मिली कांग्रेस को सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा करने से। और इस बार तो 2025 में राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर वोट चोरी का एलिगेशन भी लगाया है, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस बार बीजेपी की सरकार गिर जाए और कांग्रेस की महागठबंधन सरकार बिहार में आ जाए। अब आप बोलोगे कि भाई अगर बिहार में चलो मानो कांग्रेस की आ भी गई सरकार, तो इससे सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ेगा? तो फर्क पड़ेगा। देखो जो नीतीश कुमार है वो राहुल के पास जाएंगे और कहेंगे कि तुम मुझे बिहार का सीएम बना दो, जो कि राहुल बिना किसी प्रश्न के बना भी देगा। और राहुल उसके बदले बोलेगा कि तुम हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की सीट्स दे दो, और नीतीश कुमार वो सीट्स देने से मान भी जाएंगे। पर अब यहाँ पर एक प्रश्न ये भी आता है कि आखिर तेजस्वी यादव फिर राहुल गांधी के साथ क्यों रहेंगे, क्योंकि उन्हें तो सीएम बनाया नहीं जा रहा बिहार का, और बिहार में सबसे बड़ी पार्टी उनकी भी है। तो भाई इसका सिंपल सा जवाब ये है कि तेजस्वी यादव को पता है कि चाहे बिहार में उनकी पार्टी कितनी ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, पर वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जाते जाते वो कमजोर हो सकती है। और शायद इसीलिए ही तेजस्वी यादव कुछ नहीं करेंगे और शायद वो महासंगठन सरकार को भी नहीं छोड़ेंगे। और तेजस्वी यादव को पता भी है कि अगर राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को बिहार का सीएम बना भी दिया तो राहुल गांधी तेजस्वी यादव को होम मिनिस्टर या डेप्यूटी सीएम का पद भी दे सकती है। और जो नीतीश कुमार है वो बीजेपी से अपनी 12 सीट्स ले लेंगी और इससे बीजेपी के पास 281 सीट्स रह जाएंगी। इससे बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट तो बनी रहेगी, पर राहुल गांधी नायडू सर के पास जाएंगे और उन्हें बोलेंगे कि आप हमारे साथ मिल जाओ, मैं आपको भारत का पीएम बना दूंगा, जिससे नायडू सर भाग के कांग्रेस के पास जाएगी और अपनी 16 सीट्स को भी कांग्रेस को दे देगी। और जो एकनाथ सर है जिन्होंने बीजेपी को अपनी 7 सीट दे रखी है, वो भी कांग्रेस के पास भाग के जाएंगे। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने एकनाथ सर को महाराष्ट्र का सीएम नहीं बनाया था और राहुल गांधी एकनाथ सर को महाराष्ट्र का सीएम बना सकते हैं। और अगर बिहार में बीजेपी की सरकार गिरती है और कांग्रेस की सरकार बनती है तो इससे सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी के पास सिर्फ 258 सीट्स ही रह जाएंगी, जिससे उनकी गवर्नमेंट गिर जाएगी और कांग्रेस रूल में आ जाएगा और भारत का नेक्स्ट पीएम बन जाएंगे एफडी नायडू। आप बोलोगे कि मैं ये कैसी बात कर रहा हूँ, क्या 5 साल होने से पहले क्या पीएम रिमूव हो सकता है? तो इसका सिंपल सा जवाब है हाँ, और ये ऑलरेडी हो भी चुका है। तो ये बात है 1975 के। तो ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था कि जब किसी पीएम को 5 साल होने से पहले ही पीएम के पद से हटा दिया था। नहीं, पीएम ने यहाँ पर रिजाइन नहीं किया था, बल्कि उनकी गवर्नमेंट ही गिर गई थी। तो ये बात है 1975 की, जब इंदिरा गांधी ने पूरे भारत पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी, जिससे पूरा भारत उनके अगेंस्ट हो गया था और जितनी भी पार्टीज थी वो सब एकजुट होकर एक पार्टी बन जाती है और वर्सेस कांग्रेस हो जाता है, जिससे आने वाले 2 साल में इलेक्शन जो 1977 में हुए थे उसमें कांग्रेस को मात्र 153 सीट्स मिलती है और दूसरी पार्टी बन जाती है रूलिंग पार्टी। तो आपका क्वेश्चन होगा कि ये पार्टी थी कौन सी? तो ये पार्टी थी भारतीय जनसंघ, जो कि आज के टाइम में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी है, और इनके साथ छोटी मोटी कुछ और पार्टीज थी और एक और पार्टी थी जो कि थी लोकदल। इन सब ने मिलकर एक पार्टी बनाई और उस टाइम में ये 293 सीट्स से भारत के रूलिंग पार्टी बन जाती है। तो अब भारत का प्रधानमंत्री चुनना था और सबसे ज्यादा उस टाइम पे भी वोट मिली थी बीजेपी यानी कि भारत जनसंघ पार्टी को ही। तो बीजेपी से ही एक लीडर चुनना था, जो कि होता भी है। और 24 मार्च 1977 को भारत का बीजेपी का पहला पॉलिटिकल लीडर पीएम बनता है मोरारजी देसाई। चुनाव के बाद
जल्दी हम बना दें। और यहाँ पर सब कुछ सही होता है। अलायंस पार्टी जीत जाती है, जिसके सबसे ज्यादा वोट्स थे वो पीएम बन जाती है और ये अच्छे से रूल भी कर रहे थे। पर प्रॉब्लम आती है 1979 में, जब लोकदल के लीडर चौधरी सिंह ने बीजेपी से एक्स्ट्रा पावर लेने की मांग करी और ज्यादा से ज्यादा मिनिस्ट्री भी लेने की मांग करी, पर ऑफकोर्स बीजेपी ने उनको नहीं दिया। तो इससे होता यह है कि 29 जुलाई 1979 को लोकदल पार्टी बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस के पास आ जाती है। अब कांग्रेस के पास तो 150 सीट्स थी और लोकदल के पास 60 सीट थी, जिससे लगभग 200 कुछ सीट्स बन रही थी। और मजे की बात यहाँ पर यह है, ना कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही थी ना ही बीजेपी की गवर्नमेंट बैठ रही थी, क्योंकि किसी की भी 272 से ज्यादा सीट्स बैठ ही नहीं रही थी। और यहीं पर इंदिरा गांधी ने पासा फेंका। उन्होंने छोटे छोटे पार्टीज को अपने अंदर कलेक्ट किया और जैसे ही 272 सीट्स कांग्रेस के पार हुए, कांग्रेस आ गई रूलिंग पार्टी में। अब सबको लगा कि 150 सीट्स इंदिरा गांधी के पास है तो अगले प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी ही बनेगी, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है और जिनके पास मात्र 60 सीट थी यानी लोकदल के लीडर चौधरी सिंह को पीएम बनाया जाता है। एक्चुअली ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इंदिरा गांधी चौधरी सिंह से बार बार कह रही थी कि तुम हमारी पार्टी में आ जाओ, हम तुम्हें पीएम बनाएंगे, हम तुम्हें पीएम बनाएंगे। और चौधरी सिंह जब बीजेपी से मिनिस्ट्री मांगते हैं तो बीजेपी ने ऐसा मना कर दिया और वो कांग्रेस के पास भागते भागते गए और अपनी सीट्स जब उनको दी तो इंदिरा गांधी ने उन्हें भारत का पीएम बना दिया। और भारत के इतिहास में ये पहली बार होता है कि जिस पार्टी को मात्र 60 सीट्स मिली थी वो पार्टी पीएम बनती है भारत का। और शायद राहुल गांधी भी इस बार ऐसा ही करना चाहते हैं और बीजेपी की सरकार को गिराना चाहते हैं, क्योंकि जब नीतीश कुमार और नायडू सर जैसे बड़े बड़े पार्टी जब उनके पार्टी में आएंगे तो मात्र 99 सीट्स होने के बाद भी कांग्रेस रूलिंग पार्टी में आ सकती है, क्योंकि राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया है कि अगर कांग्रेस पार्टी रूलिंग पार्टी में आती है तो जो नायडू सर है उनको भारत का पीएम बना दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें बस बीजेपी की सरकार गिरानी है। और शायद ऐसा हो भी सकता है कि नवंबर 2025 को बीजेपी सरकार गिर जाए। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट में जरूर बताना और आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना और नेक्स्ट वीडियो का सजेशन भी जरूर देना। मैं मिलता हूं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।